Now we shall talk on our second aspect, that is confidence interval. And the confidence limit is also the similar concept, interval. It means there is something within which there is a concept. So limit and levels. A confidence interval refers to the probability that a population parameter will fall between two sets of values. मतलब हम लोग एस्टिमेट करते हैं, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, और स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोर आता है उससे वो सैंपल का जो रिजल्ट आता है उससे हम लोग पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, रादर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं. So the confidence interval refers to the probability that a population parameter will fall. मतलब पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है, ये दो लाइन यदि हम बना दें समझने के लिए, तो इसके बीच में फॉल करेगा. इसी को यदि यहाँ एक लाइन खींच दें, मीन यदि इसको मान लें, तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर इसी बीच में फॉल करेगा. उसी को मेजर करने का जो कंसेप्ट है उसी को हम लोग कॉन्फिडेंस लिमिट भी कर सकते हैं या कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कर सकते हैं, कि इसमें हम मतलब गेस कर सकें, प्रोबेबिलिटी निकाल सकें कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इसके विदिन फॉल करेगा. कैसे, आगे और स्पष्ट होगा जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे. कॉन्फिडेंस इंटरवल मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, दोनों को मेजर करता है इन ए सैंपलिंग मेथड. क्योंकि हमने बताया भी कि ये तीनों कंसेप्ट सैंपलिंग से ही रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है. सो द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इन ए सैंपलिंग मेथड, दे कैन टेक एनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी लिमिट्स. कैसे, आगे हम और इसको क्लियर करेंगे. 95%, आमतौर पे हमने इसकी चर्चा पीछे भी की थी, 95% और 99% की हम चर्चा करें, और आगे हम लोग इसको 0.05 और 0.01 भी लिखेंगे, समझ लेंगे हम लोग. सो 95% और 99% कॉन्फिडेंस लेवल्स आर द मोस्ट कॉमन. मतलब यदि हम कोई स्टैटिस्टिकल मेजर निकालते हैं तो कितने प्रतिशत विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये सही है, इसका जो रिजल्ट है इसके बीच में फॉल करेगा या नहीं करेगा, दोनों. इसीलिए सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी है. तो 95% का मतलब हुआ 100 आउट ऑफ 95. मतलब यदि 100 टाइम्स मेजर करेंगे तो उसमें 95 टाइम्स ये होगा प्रोबेबिलिटी. 100 टाइम्स करेंगे तो उसमें 99 टाइम्स फॉल करेगा या नहीं करेगा, जो अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा. और इसी को 95 को 0.05, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, ये 0.01 लेवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल हेल्प्स टू डिसाइड बाय हाउ मच ए सिंपल सैंपल मीन में बी अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन. वहां हम लोग ट्रू मीन भी कहा था. मतलब पॉपुलेशन का जो मीन है वो ट्रू मीन, मतलब पॉपुलेशन मीन को सैंपल मीन कितनी बार रिप्रेजेंट करेगा, 95 टाइम्स या 99 टाइम्स. तो यदि 95 टाइम्स हमको लग रहा है कि मेजर करेगा, मतलब 95 टाइम्स सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करेगा तो 95%. यदि 99 टाइम करेगा तो 99%. यूजुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल हेल्प्स टू डिसाइड बाय हाउ मच ए सैंपल मीन मे बी अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन. अभी हमने एक्सप्लेन किया उसको. यूजुअली 0.95 भी इसको लिख सकते हैं आउट ऑफ 1, यहां 0.05 के लिए, एंड 0.09 मतलब आउट ऑफ 1, जिसको 0.01
लेवल इज बीइंग फिक्स्ड फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। वैसे 0.2 भी 0.02 भी हो सकता है, 98% भी हो सकता है, कोई और परसेंटेज भी हम ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यही दो लेवल है, 95% विश्वास के साथ और 99% विश्वास के साथ। 95 के लिए हम लोग 0.05 लेवल और 99% के लिए 0.01 लेवल का इस्तेमाल करते हैं। सो यूजुअली 0.95 और 0.99 या 0.05 लेवल और 0.01 लेवल इज बीइंग फिक्स्ड फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब हम कॉन्फिडेंस कितने पर कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, इसके लिए 95% का एक लेवल और 99% का एक लेवल या 0.05 और 0.01 का लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया है। इन नॉर्मल कर्व हमने अभी कहा कि नॉर्मल कर्व का फिगर भी पिछले में बनाया था और डिस्टेंस को दिखाने के लिए हमने कहा था, सॉरी थोड़ा छोटा हुआ, अब ये लिखा है, बताया था कि जो डिस्टेंस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मेजर करता है ये थोड़ा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहां से फिर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये डिस्टेंस को मतलब ये मीन है और यहां माइनस बाई तरफ -1 सिग्मा -2 सिग्मा -3 सिग्मा और फिर इधर +1 सिग्मा +2 सिग्मा एंड +3 सिग्मा, ये डिस्टेंस को मेजर करता है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में ही हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। यहां कह रहा है इन नॉर्मल कर्व टेबल, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का टेबल हम लोग उस पर लेक्चर कर चुके हैं, उसके टेबल को देखने का तरीका भी आपको बता चुके हैं, यहां हम उसका यूज करते हैं। इन नॉर्मल कर्व टेबल 95% केसेस लाई विद इन द लिमिट्स m ±1 सिग्मा, मतलब 95% इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस, मतलब दोनों तरफ कितना 1.96 सिग्मा, सिग्मा में ही ये करते हैं ये, और 99% के लिए जो मेजरमेंट है दैट इज मीन ±2.58 सिग्मा। ये चीज ये हमेशा याद रखना और इसका हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। इन नॉर्मल कर्व टेबल 95% cases lie within the limits m ±1.96 sigma and 99% cases within the limits m ±2.58 sigma। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि 1 सिग्मा और ये यहाँ ये आपका 34.13%, ये 30 और ये 2 से थोड़ा कम, मतलब यदि यहां मान ले ये पॉइंट मान ले और यहां यदि इस 2 से जस्ट पर ये पॉइंट मान ले तो ये जो डिस्टेंस को शो करेगा इतना, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है प्लस और माइनस दोनों तरफ मीन के माइनस प्लस, इसी को m प्लस माइनस, तो ये 95% केसेस को, इसको यदि 100% हम मान रहे हैं तो यहां जो केसेस होंगे वो टोटल केसेस की संख्या कितनी हो गई 95%। मतलब हम डिस्टेंस के टर्म में एनपीसी की मदद से 95% केसेस को m ±1.96 सिग्मा के रूप में जानते हैं और इसी से हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में आगे। दूसरा यदि 99% है तो 99% में कह रहा है 2.58, मतलब ये यहां से थोड़ा सा 50% से ज्यादा, मान लो यहां मान लें और ये इसको यहां मान ले तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये मेजर करता है 99% केसेस को। तो मतलब ये एक तरह का फॉर्मूला ही के रूप में 1.96 आपको याद हो जाएगा और 2.58 हो जाएगा। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले लेक्चर में इसको और डिस्कस करेंगे।
So in normal curve table 95% cases lie within the limits m plus minus 1.96 sigma and 99% cases within the limits of m plus minus 2.58 sigma. मतलब हमने बता दिया कि क्या these two limits मतलब m plus minus 1.96 sigma and m plus minus 2.58 sigma indicate that there are 95% and 99% chances out of 100 that the population mean will lie within the limit. मतलब हम सैंपल का मीन निकालते हैं और पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करते हैं. तो यदि ये वैल्यू आ गया m प्लस माइनस 1.96 सिग्मा तो 95% विश्वास के साथ, और यदि m प्लस माइनस 258 तो 99% विश्वास के साथ out of 100 we can say that the population mean will lie within the limit. मतलब 95% के लिए कितना m प्लस माइनस 1.96 के विदिन और 99% के लिए m प्लस माइनस 2.58 सिग्मा के विदिन लाई करेगा. Only 5% for 95% level, only 5% and 1% for 99% chances are there that it will lie outside the limit. मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको यह बतला देगा कि जो एस्टिमेट करने के लिए सैंपल मीन की मदद से हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इस लिमिट के विदिन में आ गया 1.96 सिग्मा वाले लिमिट के विदिन आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू आया है उसके बाहर जाने के चांस सिर्फ 5% है. उसके बाहर जाने के लिए यदि 2.58 है तो उसके बाहर जाने के चांस सिर्फ 1% है. भीतर रहने के चांस कितने हैं? मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो और जो सैंपल का मीन है, तो इस सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन 99% विश्वास के साथ और 95% विश्वास के साथ इस लिमिट के भीतर यदि आता है तो हम कह सकते हैं कि इसी के बीच में होगा, या इससे बाहर जाएगा तो सिर्फ 1% चांस है, बाहर जाएगा तो सिर्फ 5%. तो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये मतलब समझना बहुत जरूरी है. ओनली 5% and 1% चांसेस आर देयर दैट इट विल लाई आउटसाइड द लिमिट. मतलब पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट करेंगे सैंपल के मीन की मदद से, तो चांसेस हैं कि सिर्फ एक, यदि इतना कॉन्फिडेंस है इस लिमिट के भीतर आता है तो चांस है 1% का, इसके भीतर यदि आता है तो चांस है 5% बाहर जाने का. द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्कोर ऑफ द लिमिट्स दैट इज m प्लस माइनस 1.96 सिग्मा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन प्लस m प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ऐसे भी इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अभी यहाँ कर रहे हैं डिस्टेंस के टर्म में. द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स ऑफ द लिमिट्स m प्लस माइनस 1.96 standard error of mean and m plus minus 2.58 standard error of mean are known as confidence limits and this interval is called confidence interval. मतलब this is confidence limit, ये लिमिट प्लस मीन से इस दूरी को, इधर की दूरी को 1.96 इधर 1.96 इधर और मीन से 2.58 इधर और 2.5 इधर, इसी को हम लोग कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं. और ये जो पूरा घेरा बना m प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, m प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसी को कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं. अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के टर्म में थोड़ी लिमिट्स की बात थोड़ी कर लें. At 95% level of confidence, it can be concluded that the population mean will lie within the range of
m plus minus 1.96 standard error of mean. For 99% level of confidence, the range is m plus minus 2.58 standard error of mean. मतलब 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि पॉपुलेशन मीन जो लाई करेगा विद इन द लिमिट वो m प्लस माइनस 1.96 सिग्मा, और 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कहने के लिए वो लाई करना चाहिए m प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. और एक फीशर, ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, फीशर ये भी कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछता है. आर ए फीशर कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल एज फिड्यूसरी लिमिट. मतलब ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसका दूसरा नाम फीशर ने फिड्यूसरी लिमिट, फिड्यूसरी FIDUCIARY फिड्यूसरी लिमिट. मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ऑल्सो known as fiduciary limit. So it is confidence limit, it is confidence interval, it is fiduciary limit as well. And the last part we are saying about this aspect, that is at these two commonly used level of significance. ये हमने यहाँ देखा 0.05 level and 0.01 level. At these two commonly used level of significance, 0.01 99%, 0.05 95%, the significance value is found on the basis of degree of freedom. मतलब ये जो whether the calculated value is significant or not, this will be decided on the basis of the value of degree of freedom. And that is why our next part of the discussion is degree of freedom. So significance value is found on the basis of the degree of freedom. Degree of freedom is an integral part of the table. मतलब ये जो सिग्निफिकेंस देखने का जो टेबल होगा, कॉन्फिडेंस लिमिट से रिलेटेड जो टेबल होगा, मतलब कि कॉन्फिडेंस लिमिट की मदद से कैलकुलेट होने वाला जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू का अपना एक टेबल होगा, और उस टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पे वो वैल्यू मेंशन होगा, जिस वैल्यू के आने पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम इतने % कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारा वैल्यू सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं. इतने इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर we can say that the confidence limit, the confidence interval and the fiduciary limit are the concept that help us to decide the given value is significant enough or not, and in this process we have to calculate degree of freedom to find whether the given value is significant or not. So we shall discuss now on the concept that is degree of freedom. So we have discussed about the confidence interval, which is also known as fiduciary limit and confidence limit. So this is all about the confidence interval. Thank you very much.